और फिर एक माहिराना वार किया और मुकाबिल को दरमियान से 2 टुकड़े कर दिया। ये काम मैंने नहायत पुरसकून अंदाज में किया था और पलट कर यह भी नहीं देखा था कि मुकाबिल का हशर क्या हुआ। अठीला नीम बाज आंखों से मुझे देख रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और इस बार मैंने उन लोगों में से एक के सीने पर तलवार रख दी जो अठीला के खास साथियों में से था। इस जवान का चेहरा सुर्ख हो गया था और वो दांत पीसता हुआ घोड़े से नीचे उतरा। उसने लगबूतरा नेजा तलब कर लिया था। अठीला ने दूसरे मुकाबिल रोक दिए। पहले वो इस मुकाबले को खत्म कर देना चाहता था। मेरे मुकाबिल का नाम लोकस था। वो अपनी इस तौहीन पर दांत पीस रहा था, लेकिन शायद मुकाबला करना जरूरी भी था। इजाजत मिलते उसने बड़ा माहिराना वार किया, लेकिन मैंने तलवार का एक हाथ उसके नेजे के दस्ते पर मारा और नेजा दरमियान से 2 टुकड़े हो गया। उसके साथ ही मैंने घूम कर दूसरा वार उसकी गर्दन पर किया और उसकी गर्दन उछल कर अठीला के कदमों में जा पड़ी। मैंने एक बार फिर अठीला के सामने गर्दन झुका दी और मैंने अठीला के अंदाज में इस तरफ देखा। फिर मैंने उसके दूसरे साथी के सीने पर तलवार रख दी। यूपीस मुकाबला करो। अठीला गुर्राया और इस तीसरे आदमी को भी मैंने नहायत इत्मीनान से कत्ल कर दिया। मेरे बदन तक अभी तक इन तीनों में से किसी का हथियार नहीं पहुंचा था। अठीला ने यह बात बाखूबी महसूस कर ली थी, लेकिन वो भी जिद्दी था। अब उसने मेरी पसंद में कोई दखल नहीं दिया था और उसके जवान मेरे सामने आकर मरते रहे। अब तो मैदान में सिर्फ मैं ही रह गया था। दूसरे मुकाबले कतई तौर पर रुक गए थे और अठीला के जवानों के अंबार लगते जा रहे थे और फिर शायद अठीला की कुव्वत बर्दाश्त जवाब देगी। उसने गरजदार आवाज लगाई, बस बस मुकाबला रोक दो। और मैंने तलवार उसके सामने फेंक दी जो अब खून की तलवार नजर आ रही थी। मर्दों वालों का खून उस पर जम गया था। अठीला खूनखार निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर अचानक वो मुस्कुरा पड़ा और फिर हंसने लगा। क्या चाहता है? उसने मुझसे पूछा। इन सब को जाने की इजाजत दे दी जाए। मैंने गिरफ्तार शुदगान की तरफ इशारा किया। मैं जान गया हूं तू शाम तक कत्लेआम करता रहेगा और खुद कत्ल नहीं होगा और मैं वादे का पाबंद हूं, तो इन सब की तादाद के बराबर जवानों को जरूर कत्ल कर देगा। इसलिए मैं तेरी ख्वाहिश का एहतराम करता हूं और इन सब को अगर तू इनकी जिंदगी तलब न कर लेता तो इस घाटी में फेंक दिया जाता और इसीलिए इन्हें यहां लाया गया था। लेकिन इन सब को जाने की इजाजत है। इसके अलावा एक और शर्त होगी। मैं जानना चाहता हूं, मैंने कहा, तूने मेरे इन 4 जवानों को कत्ल कर दिया है जो मेरे दस्ते रास्त और जंगी अमूर में मेरे मशीर थे, लेकिन वो लोग जो किसी के मुबारजत तलब करने पर पसो पेश करें ना तो काबिल एतमाद होते हैं और ना जिंदा रहने के काबिल। इसलिए इनकी मौत का मुझे कोई अफसोस नहीं है। अलबत्ता मेरी शर्त यह है कि तू मेरे मशीर की हैसियत कबूल कर। यह मेरी इज्जत अफजाई है और मैं इसे कबूल करता हूं। तुम सब मुंतशिर हो जाओ, लेकिन खबरदार अस्पाकिया आबाद न हो। अठीला जहां अपना निशान कायम कर ले वहां इसे बरकरार रहना चाहिए। खुशी से चीखे मारते हुए लोग बेतहाशा दौड़ रहे थे और मैं सुकून की निगाहों से उन्हें देख रहा था। गो मुझे इन लोगों से कोई सरोकार न था, लेकिन औरतों और बच्चों की जिंदगी बच जाने से मुझे खुशी हुई थी। वो बेचारे मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए भी नहीं रुके थे और आन के आन में मैदान साफ हो गया। तब अठीला ने वापसी के लिए हाथ उठा दिया और अपने घोड़े का रुख मोड़ दिया। 10-12 जवान मेरे नजदीक आ खड़े हुए थे। उनके अंदाज में आताहत थी। हमारे लिए क्या हुक्म है नायब आजम? इनमें से एक शख्स ने कहा। नायब आजम? मैंने दोहराया। हाँ, खुदाई कहर के हुक्म के बामुअज्जब। अब तुम नायब आजम हो और तुम्हारी अताअत हम पर फर्ज है। तब तुम में से एक तजर्बेकार आदमी मेरे पास आ जाए। मैं सिर्फ इसी से बात करूंगा। और एक मुअम्मर सिपाही मेरे करीब आ गया। मेरा नाम शातूस है। मैं हन कबीले का अस्कफ हूं और अठीला आजम के साथ फतुहात के लिए निकला हूं। अक्सर मेरे मशवरे कारआमद साबित हुए हैं। ठीक है शातूस, बाकी लोगों को वापसी का हुक्म दे और मेरे लिए घोड़ा ले आ। मैंने कहा और एक उम्दा घोड़ा मेरे लिए मुहैया कर दिया गया। मैं घोड़े पर सवार हो गया। शातूस मेरे साथ था। तो ऐ शातूस, मुझे तेरे मशवरों की जरूरत है। मैं अठीला के मिजाज से नावाकिफ हूं और ये नहीं जानता कि उसके नायब के फराइज क्या है। जाहिर है तू अजनबी है, लेकिन ऐ शख्स, उस वक्त तू कहाँ था जब अस्पाकिया पर अठीला के जवान तबाही हासिल कर रहे थे? तूने बेशुमार जवानों को मौत के घाट उतारा होगा। मेरे बारे में जानने के बजाय तू मुझे अठीला के नायब के फराइज समझा। मैंने कहा, फराइज कुछ भी नहीं। अठीला जब तेरी जरूरत महसूस करेगा तुझे तलब कर लेगा। ये इस वक्त की बात है। उसके अलावा सिर्फ ऐशो आराम या सफर। मैंने गहरी सांस ली और खामोश हो गया। बड़ी मुसीबत थी प्रोफेसर। बाज़ औक़ात में अपनी जिंदगी में तब्दीली चाहता था। मैं चाहता था एक काम से जिंदगी बसर करूं, लेकिन हालात मुझे धकेल कर एक ही डगर पर ले जाते थे, इज्जत व तौकीर की डगर। और ये शख्स भी जो खुद को खुदाई कहर कहता था, मेरा गर्विदा हो गया था। छोटे खैमों के शहर के नजदीक एक बड़ा खैमा मेरी कयामगाह ठहरा और इससे थोड़े ही फासले पर अठीला का अजीमुशान खैमा था जो एक तवील रकबे में फैला हुआ था। उसके गिर्द ज्यादा सिपाही नहीं थे, लेकिन रोशनियां काफी थी। रात हो चुकी थी।
इस दौरान मखसूस सिपाही मेरे लिए जरूरत की चीजें फराहम करते रहे थे। 2 खिदमतगार हर वक्त अदब से हाथ बांधे खड़े रहे थे। रात के खाने के लिए भुने हुए बकरे और शराब के मटके आ गए। मैंने गोश्त खाया, शराब नहीं पी थी। और फिर जब रात गहरी हो गई तो दफातन खेमे का दरवाजा खुला और 3 गुलाम हाथों में शराब के खूबसूरत बर्तन लिए, फलों और खुश्क मेवों के खान लिए अंदर आ गए। इनके अकब में 2 हसीन लड़कियां नीम उरिया लिबास में सजी, बाल बाल मोती परोए अंदर आ गई थीं। लड़कियां तो उम्र और बेहद हसीन थीं। इनके जिस्मों के मुख्तलिफ हिस्सों पर सोने के चौड़े जेवरात जिनमें मोतियों की रंगीन लड़ियां झूल रही थी सजे हुए थे। बिलाशुबा काबिल दीद लड़कियां थीं। मैंने ताज्जुब और दिलचस्पी से उन्हें देखा और फिर गुलामों की जानिब। गुलामों ने न जाने क्या समझा कि फौरन खान वगैरह रखकर बाहर निकल गया और मैंने गहरी सांस ली। लड़कियां हैरत और ताज्जुब से मुझे देख रही थीं। उनकी आंखों में भी हैरत के नकूश थे। फिर वो हरकत में आ गई। उनमें से एक लड़की ने थाल में रखा बरबत उठा लिया और मुंतखब जगह बैठ गई। दूसरी लड़की शराब की सुराही और जाम लिए मेरे नजदीक आ गई। मैं एक ऊंची जगह बैठा हुआ था जिस पर उम्दा कालीन और रेशम के गद्दे बिछे हुए थे। सुर्ख रेशम के दरमियान मेरे सुनहरे बदन ने लड़कियों को मुतहय्यर कर दिया था। मेरे नजदीक आकर वो लड़की उस तख्त के नीचे बैठ गई जहां मैं बैठा हुआ था। उसके नाजुक लबों पर दिलकश मुस्कुराहट खिल रही थी और फिर उसने शराब का जाम भरा। दूसरी लड़की ने बरबत पर उंगलियां फेरना शुरू कर दी थी और बरबत के तारों ने एक मशहूर कुन आवाज बखेर दी। माहौल खासा दिलकश और दिलचस्प हो गया था। लड़की ने मुझे जाम पेश किया और मैंने कबूल कर लिया। तेरा क्या नाम है? इशाया, लड़की की नुकरई आवाज उभरी। और इस दूसरी लड़की का? वो तफ्ता है, उसने जवाब दिया। किसने भेजा है तुम दोनों को? खुदाई कहर की कनीजें हैं, लेकिन हम दोनों कवारी हैं। हमें पहली बार तुम्हारे लिए सजाया गया है, लड़की ने जवाब दिया। ओह, क्या वाकई? हाँ। क्या तुम्हारा ताल्लुक भी हन कबीले से है? नहीं, हम तबाहशुदा जरताइया के रहने वाली हैं। बरबत की धुनों के दरमियान लड़की ने जवाब दिया। जरताइया को भी अटीला ने तबाह किया होगा। हाँ, लड़की ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम्हारी जैसी दूसरी लड़कियां भी होंगी यहाँ? बेशुमार, उसने जवाब दिया। क्या तुम मुझे दिल की बातें भी बताओगी? हम तेरे हर हुक्म की तामील करेंगे। दिल की बातें तामील हुक्म में नहीं बताई जाती बल्कि दोस्त समझ कर की जाती हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा ताल्लुक ना तो हन कबीले से है और ना ही मैं अटीला का मुलाजिम हूँ। मैंने अपनी कुव्वत बाजू से ये मनसब हासिल किया है, इसलिए मेरा दोस्त सिर्फ मेरी जात से ताल्लुक रखता है। हाँ, इससे कबल हमने तुझे अटीला के लश्कर में नहीं देखा। आज ही मैं इसके 30 जवानों को कत्ल करके इस लश्कर में शामिल हुआ हूँ, मैंने जवाब दिया। तो क्या तेरा ताल्लुक अस्पाकिया से? नहीं, मैं तो दूसरे इलाके से आया हूँ और इत्तेफाक ही से इस लश्कर में शामिल हो गया हूँ। तूने दिल की बातों के बारे में कहा था, इशाइया ने कहा। हाँ, क्या तू इसके लिए तैयार है? हाँ, और उसकी वजह है। और इशाइया ने मुझे बर्कपाश निगाहों से देखते हुए कहा, क्या वजह है? हमें यह बताया गया था कि अटीला ने किसी को अपना नायब मुकर्रर किया है और हमें उसकी खिदमतगारी करना है। आमतौर से अटीला के साथी वैशी, खूनखार और खौफनाक होते हैं और फिर वजह से खुदाई कहर अपना नायब मुकर्रर कर ले। मुझसे ज्यादा तफ्ता की हालत खराब थी। वो तो थर थर कांपने लगी थी। हमारा ख्याल था कि कोई वैशी सिफ्त इंसान होगा जो बात बात में सीनों में खंजर उतार देने का आदी होगा। अमूमन इसके साथी ऐसे ही हैं, लेकिन तू इनसे कते मुख्तलिफ और दिल मोह लेने वाला है। हम तुझे देखकर हैरान हुए हैं। इस लड़की तफ्ता को भी पास से ही बुला लो। मैं उसकी आंखों में हैरानी देख रहा हूं, मैंने कहा। दूसरे लम्हे लड़की अपनी जगह से उठ गई। वो बरबत बचाने वाली लड़की के करीब पहुंची और उसकी उंगलियां रुक गईं। तब इशाइया आहिस्ता लहजे में उसे कुछ बताने लगी। इस दौरान दोनों मेरी जानिब देखती भी जा रही थीं और फिर दोनों मेरे करीब पहुंच गईं। नाजुक से खदोखाल और दूध जैसे सफेद रंग वाली ये लड़कियां बिलाशुबा दिलकश थीं। दोनों फिर मेरे नजदीक बैठ गईं। दूसरी लड़की भी अब मेरी जानिब देख रही थी। उसके अंदाज में एक अनोखापन था। यूं लगता था जैसे वो मुझसे अपनायत महसूस कर रही हो। शायद इशाइया ने उसे मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। वो दोनों मेरी जानिब देख रही थीं। तुम लोग कितने अरसे से अटीला के साथ हो? तवील अरसा हो गया। अब तो हमें ठीक वक्त याद भी नहीं रहा, इशाइया ने जवाब दिया। तुम्हारा वतन भी अटीला के हाथों बर्बाद हो गया? हाँ, मैं उस शख्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता। शायद तुम्हें इस बात का इल्म न हो कि अभी थोड़ा अरसा पहले मैं उसका कैदी था। फिर उसने मुझे कत्ल करने का फैसला किया और मैंने उसके सबसे बहादुर लोगों को कत्ल कर दिया। तब उसे होश आ गया और उसने मुझे अपना नायब मुकर्रर कर दिया। इस गुफ्तगू से मेरा मतलब यह है कि तुम मुझे अटीला के बारे में बताओ। हम तैयार हैं, तफ्ता ने जवाब दिया। तो फिर बताओ, तुम पूछो, क्या मालूम करना चाहते हो? उसकी आदात, खसलत वगैरह। देखो, इसके लश्कर में हमें कोई नुमाया मकाम हासिल नहीं है। हम तो महदूद रहने वाले लोगों में से हैं। वो कम गोर, जल्द फैसले करने वाला है, खुद भी बेपनाह ताकतवर है। एक बार उसने कवि हैकल घोड़े को कंधों पर उठा लिया था। उसके अलावा बीवियों का भी बहुत शौकीन है। वाह, इस जुमले का क्या मकसद हुआ? मैंने दिलचस्पी से पूछा। तुम्हें तो उसकी बीवियों की तादाद भी मालूम नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया।
शायद कोई भी ना बता सके। मुमकिन है खुद अटीला को अपनी बीवियों की सही तादाद मालूम न हो। खूब, लेकिन इन बीवियों का होता क्या है? ओह, तुम नहीं जानते हो बीवियों का क्या होता है? ईशाइया ने शरारत अमेज लहजे में मुस्कुराते हुए पूछा और मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। मेरा मतलब है कि वो बीवियां कहाँ जाती हैं? इसके साथ रहती हैं, तफ्ता ने जवाब दिया। इस वक्त भी मौजूद हैं? क्यों नहीं, वो हमेशा इन्हें अपने साथ रखता है। बहुत खूब, दिलचस्प बात है। लोडियां और कनीजें इसके अलावा होंगी। वो औरत परस्त है। हरगिज नहीं, उसकी बीवियों के अलावा कोई उसकी खलवत में नहीं जा सकता। वो हसीन लड़की को पसंद करता है, पहले उससे शादी करके उसे अपने हरम में दाखिल करता है, इसके बाद उसकी कुर्बत हासिल करता है। ईशाइया ने जवाब दिया। वाह, शरीफ इंसान है, मैंने हंसते हुए कहा। हाँ, उसके असूल बहुत अच्छे हैं। चाहे वो जालिम है, वहाँ असूल परस्त भी है। मैंने गहरी सांस ली। बहरहाल उसके साथ अच्छी गुजरेगी और तुम्हारे साथ भी। लेकिन लड़कियों, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैंने उन दोनों को ऊपर घसीट लिया। लड़कियों ने मेरे साथ एक खुश खुर्रम रात गुजारी थी। वो मेरी कनीजें थीं और उन्हें मुझे बख्श दिया गया था। लड़कियां भी मेरी मैयत में खुश थीं। सुबह होते ही वो मेरी खिदमत में मसरूफ हो गई। रात को जो गुलाम खान लाए थे उनमें मेरे लिए लिबास फाखरा भी था। चमड़े का मखसूस साख्त का कोट जिसके बंद सीने से नीचे तक कसे हुए थे। सर पर पहनने के लिए मखसूस किस्म का खुद था जिसके ऊपर किसी जानवर की खाल लगी हुई थी। इसके अलावा चीते की एक शानदार खाल थी जो बंद के जरिए कमर पर लटकाई जाती थी। पैरों में पिंडलियों तक के जूते थे जिनमें सामने की जानिब कोई धात लगी हुई थी। मुझे तो ये सारा लिबास पहनने का सलीका भी नहीं था, लेकिन दोनों लड़कियों ने मुझे पूरी तरह आरास्ता कर दिया और फिर कुर्बान हो जाने वाली निगाहों से मुझे देखने लगी। बिलाशुबा तुम्हारा ताल्लुक अस्पाकिया से नहीं, वरना जिस कौम में तुम जैसा जवान हो उसका हशर ऐसा नहीं हो सकता। ईशाइया ने कहा। अटीला को शानदार जवान जमा करने का शौक है। खुद उसकी अपनी शख्सियत बहुत शानदार है, लेकिन तेरे सामने वो मांद पड़ता है। मुझे तो खदशा है कि वो तुझे देखकर एहसास कमतरी का शिकार न हो जाए। ये भी मुमकिन है कि उसकी बीवियों में बगावत हो जाए। बस लड़कियों, मुझे इतना अहमक ना बनाओ। अब यह बताओ मुझे क्या करना है? क्या इस खैमे में रहकर तुमसे बातें बनाता रहूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हें नायब की हैसियत से अटीला के अमूर की निगरानी करना चाहिए। इसके अमूर क्या है ये भी तो मेरा जुमला अधूरा रह गया। दरवाजे से एक आवाज सुनाई दी। नायब आजम की खिदमत में उसके खिदमतगार हाजिर हैं, हम बारियाबी चाहते हैं। आ जाओ, मैंने कहा और दो बारिश आदमी अंदर आके। ये दोनों सिपाहियों के लिबास में थे और चेहरों से ही जीरक नजर आते थे। दोनों सीने पर हाथ रख कर झुके। नायब मुअज्जम को किस नाम से मुखातिब किया जाए? तो मुझे सालूस कह सकते हो, मैंने जवाब दिया। सालूस आजम को सलाम। सुबह जरूरत से फरागत हो गई हो तो हमें कुछ वक्त दिया जाए। ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो? चूंकि सारे हन लश्कर के सामने कहर खुदाबंदी फातिह आजम अटीला ने सालूस आजम को नायब मुकर्रर किया है और वो भी ना रहे जो फातिह आजम के मशीर और फौजों के निगरान थे, इसलिए सालूस आजम के शानों पर इस ओहदे की जिम्मेदारी भी आ पड़ी है। मुझे एहसास है, लेकिन मुझे मेरे फराइज नहीं मालूम। हम इसीलिए हाजिर हुए हैं कि अगर कुछ जानने की जरूरत हो तो हमारी खिदमत हासिल फरमाएं। ये अच्छी बात है, मैं तुमसे बहुत कुछ मालूम करना चाहता हूँ। हम हाजिर हैं, दोनों ने जवाब दिया। तो बताओ इस हैसियत से मेरे क्या फराइज हैं? सूरज जब बुलंदी पर चमकने लगे तो आपको फातिह आजम की खिदमत में हाजिर होना होगा और उनके आइंदा इकदामात के बारे में मालूमात हासिल करना होगी। इसके बाद फौजों की निगरानी और इनका मुआयना और दौरान जंग फातिह आजम को जंगी मशवरे देना, ये सब आपके फराइज हैं। किसी भी मरले पर आपको खुदाई कहर के शाना बशाना होना होगा। और कुछ? मैंने पूछा। बस ये वो फराइज हैं जो नायब के होते हैं और जिनके बारे में हम आपको बताना चाहते थे। ठीक है, क्या सूरज बुलंदी पर पहुंच गया? अभी नहीं सालूस आजम। क्या इससे कबल में खैमे से बाहर भी नहीं निकल सकता? क्यों नहीं? किसकी मजाल है कि सालूस आजम के किसी काम में मुदाखलत करे? बूढ़े ने जवाब दिया। तब मैंने चीते की खाल को समेटा और खैमे से बाहर निकला। खैमे के आन सामने एक कद्दावर घोड़ा साज से सजा हुआ खड़ा था। मैं घोड़े पर सवार हो गया और फिर मैंने एड़ी लगा दी। मेरे अक्कम में मेरा मुहाफिज दस्ता बर्क रफ्तारी से अपने घोड़ों पर सवार होकर चल पड़ा। बहरहाल बड़ी शान थी और मैंने अटीला के सिपाहियों को हैरान देखा। जो भी मुझे देखता अपनी जगह खड़ा रह जाता और दूर तक देखता रहता। मैंने इन लोगों की दिलचस्पी बाखूबी महसूस की थी। यूं मैं खैमों के शहर का जायजा लेता रहा और फिर वापस चल पड़ा। फिर सूरज बुलंदी पर पहुंच और मेरे अतालिक ने मुझे बताया कि अब मुझे अटीला की खिदमत में हाजिर होना चाहिए। एक बार फिर मेरा जायजा लिया गया और फिर मेरे अतालिक ने कहा, आप बिल्कुल दुरुस्त हैं सालूस आजम। अब आप खैमों के इस तरफ चले जाएं जहां दूसरे लोगों को जाने की इजाजत नहीं। इन लोगों ने मुझे वहां तक छोड़ दिया जहां तक इन्हें जाने की इजाजत थी और फिर मैं नहायत सुकून से अपना घोड़ा कपड़े की दीवार की दूसरी जानिब ले गया। और खूब थी यह जगह जहां आबाद था खैमों का एक छोटा सा गांव निस्फ दायरे की शक्ल में। और दाखिल हुआ था मैं तो मैंने बहुत से नुकराई कहके सुने थे।
जो मेरे अंदर दाखिल होती साकत हो गए और बीचों बीच इस छोटे से गांव के जहां हुस्न बेपनाह बिखरा हुआ था। कदावर जवान के सिर्फ ज़ेरे लिबास में मलबूस था, खड़ा था। उसके दोनों हाथ सीने पर बंधे हुए थे और आंखें बुलंद होते हुए सूरज पर जमी थी, यूं कि वो पलक नहीं झपका रहा था और पत्थर के बुत के मानी साकत हो जामिद था। मेरे घोड़े के कदमों की आवाज पर भी उसने पलकें नहीं झपकाई और ना रुख मोड़कर मेरी तरफ देखा, बल्कि यूं ही सूरज की जानिब निगरा रहा। हाँ, हसीनों का जमघट एक जगह जमा हो गया और सबकी निगाहों में हैरत थी। ऐसा अजीब सकूत छा गया था वहां जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता था। आवाज थी तो सिर्फ मेरे घोड़े के कदमों की जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। फिर मैंने घोड़ा रोक लिया क्योंकि अब अटीला का मुझसे ज्यादा फासला नहीं रह गया था और फिर मैं घोड़े से नीचे उतराया। मैंने निगाह अटीला पर डाली और दूसरी महवे हैरत हसीनाओं पर और बहुत सी आंखों में मैंने मोहब्बत और पसंदीदगी की चमक पाई। कैसी आंखें भला कहाँ छुप सकती हैं, लेकिन इन आंखों के सवाल के जवाब के लिए मुनासिब वक्त नहीं था, इसलिए मैंने अपनी तवज्जो उन पर से हटा ली। तब दफातन अटीला मेरी जानिब घुमा। इत्तेफाक से मैं उसकी तरफ ही देख रहा था। बिलाशुबा अटीला की आंखों में कहर उतरा हुआ था। उसकी स्याह पुतलियां फैलकर पूरे सफेद देदों पर छा गई थीं। दोनों भवें तनी हुई थीं और पेशानी पर गहरी लकीर नजर आ रही थी। चंद साथ में मुझे घूरता रहा और फिर एतदाल पर आने लगा। फिर उसके होंठ फैले और फिर बेख्तियार वो आहिस्ता से अंत पड़ा। अब वो पुरस्कून था, लेकिन ये कैफियत भी चंद साथ रही और फिर वो सर्द लहजे में बोला, यहाँ क्यों आए हो? अटीला की कदम बोसी के लिए उसकी हाजिरी में। क्या नाम है तुम्हारा? सालूस। अस्पाकिया के कौन से खानदान से ताल्लुक रखते हो? मेरा ताल्लुक अस्पाकिया से नहीं है, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब? अटीला की आवाज बेहद रोबदार थी। समंदर की जानिब से खुशकी की तलाश में जब मैं अस्पाकिया की सरजमीन पर पहुंचा तो मैंने धुएं के बादल देखे। इसी धुएं ने गहरे समंदरों में मुझे अस्पाकिया की तरफ मुतवज्जा किया, लेकिन जब मैं शहर में दाखिल हुआ तो जलती हुई इमारतों के सिवा कुछ न पाया। सो हैरान सा शहर की फसीलों की जानिब निकला और तेरे लश्कर को देखा और फिर गिरफ्तार करने वालों ने मुझसे कहा कि मुझे घोड़े से बांधकर जमीन पर घसीटते हुए ले जाएंगे, लेकिन मैंने कबूल न किया और खुद इन्हें घोड़ों से बांधकर तेरे लश्कर में ले आया, जिसके नतीजे में वो मर गए। फिर तेरे लश्करियों ने मेरे साथ बुरा सलूक न किया, वरना वो मुझे गिरफ्तार न कर पाते और मैं उनमें से भारी तादाद कम कर देता। वाह, अटीला हंस पड़ा। इसकी पेशानी पर कोई बल नहीं आया था। तो तेरा ताल्लुक अस्पाकिया से नहीं है? हरगिज़ नहीं। फिर तूने इनकी जिंदगी बचाने के लिए खुद को हलाकत में क्यों डाला? इनमें जितने जवान थे मुझे उनसे कोई दिलचस्पी न थी, लेकिन औरतें और बच्चे, इनकी मौत मुझे गवारा न थी। ये तेरी कमजोरी है, अटीला ने कहा। क्यों? मैंने पूछा। बहादुर के सीने में खून रेजी के तसव्वुर के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। रहम के जज्बात बुज़दिलों के सीनों में होते हैं, मैं इसे तस्लीम नहीं करता। क्यों? वो गुर्राया। वार का जवाब वार से मिले तो हौसले निकालने का मौका मिलता है। मुकाबल के कमजोर बाजू बेहकीकत होते हैं। इसे कत्ल करना तलवार की धार की तौहीन है। दुश्मन की खेतियां ताराज करना फतेह का निशान है। अटीला गुर्राया। दुश्मन के अरसां से धुआं निकलना चाहिए, वरना फतेह का मजा क्या? बेजान चीजों की बर्बादी दीवानगी की अलामत है। इन्हीं खेतों को अपने कब्जे में करके दुश्मन की मेहनत से फायदा भी उठाया जा सकता है। मैंने जवाब दिया। अटीला का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसकी पुतलियां फैल गई थीं। काफी देर तक वो मुझे घूरता रहा और फिर भारी लहजे में बोला, तूने हमारी सोच बदलने की कोशिश की है। ये एक ठोस हकीकत है, मैंने जवाब दिया। बहुत बेबाक है तू। खौफ मेरी तामीर में शामिल नहीं, मैंने कहा और वो फिर हंसने लगा। यूं लगता था प्रोफेसर जैसे उसे अपनी तौहीन पर गुस्सा भी आ रहा हो और मजा भी मिल रहा हो। वो अजीब अंदाज में हंसता था और बाद में मैंने उसका तजिया किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि वह अजियत पसंद है। अजियत रसां भी है और अजियत पसंद भी। वह हर वो चीज मिटा देता था जो जिसे मिटाना चाहता, और शायद हर चीज अपनी दस्तरस अपनी कुदरत में देखकर वो किसी कदर बददिल भी था। उसके ज़हन की इंतहाई गोशों में ये तलब भी छुपी हुई थी कि वो नाकाम रहे और कोई उसे नजरअंदाज भी करे। चुनाचे वो मेरा गर्विदा होना चाहता था। तू वाकई बेखौफ है, लेकिन अभी तूने खौफ का मजा नहीं चखा। अभी तो अटीला से वाकिफ नहीं है। शायद, मैंने मुख्तसर कहा। हम ये नहीं पूछेंगे कि तू कौन है, कहां से आया है, लेकिन दिलचस्प है, क्या तू जंगी मशवरे भी दे सकता है? अजीम टीला, मैं दुश्मन की हर कोशिश को नाकाम बना देने की कुदरत रखता हूँ। मैं हालात का हर रुख अपनी पसंद की जानिब मोड़ लेता हूँ, बस इससे ज्यादा नहीं कह सकता। बड़ा मान है तेरी बात में, बड़ा भरम है तुझे। आजमा देंगे। हाँ, एक बहादुर जर्नैल की हैसियत से तू हमें पसंद है और हम अपने हरीफ शायकाज के दरबार में तुझे भी भेजेंगे। हमने तेरा इंतखाब कर लिया। मैंने गर्दन झुका ली। अटीला वहां से आगे बढ़ गया। वो किसी सोच में डूबा हुआ था, फिर एकदम रुका और मुझे देखने लगा। फिर उसी अंदाज में हंसने लगा। तेरा मजहब क्या है? क्या तू सूरज परस्त है? नहीं। फिर तेरा मजहब क्या है? कुव्वत, ताकत, मैंने जवाब दिया। वो फिर संजीदा हो गया। क्या तू ताकत की इबादत करता है? उसने गुराते हुए अंदाज में पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। कब, किस वक्त? उसने पूछा। इबादत के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं होता।
मैंने फुलादी जोए को देखा। लोहे का बेहद वजनी और लंबा टुकड़ा था जिसे शायद 4 आदमी भी अपनी जगह से नहीं हिला सकते थे। मैंने झुककर उसे उठा लिया और अठीला ताज्जुब से मुझे देखने लगा। तब मैंने उसे तोला और फिर दोनों हाथों से मोड़कर उसके दोनों सिरे आपस में मिला दिए और उसके बाद दोनों सिरों को खींचकर सीधा कर दिया, फिर टुकड़े को उसकी जगह डाल दिया। ये मेरी इबादत है। अठीला गहरी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने सामने निगाह उड़ाई और एक खूबसूरत लड़की को इशारे से करीब बुलाया, फिर उसका बाजू पकड़कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे थाम, इसने कहा और मैंने हसीन लड़की का बाजू पकड़ लिया। ये तेरा इनाम है, हम आज कुछ नहीं करेंगे। उसने दोनों हाथ हिलाए और मुझसे कुछ कहे बगैर एक खैमे में दाखिल हो गया। खूबसूरत लड़की कुर्बान हो जाने वाली निगाहों से मुझे देखे जा रही थी। उसके चेहरे से मुसर्रत फूट रही थी। फिर उसने कहा, वो खलवत में चला गया, अब तो मुझे ले चल। कहाँ ले चलूं? मैंने गर्दन खुजाते हुए चारों तरफ देखा। औरतें खैमों की तरफ जा रही थी, लेकिन कैफियत ये थी कि पलट पलट कर मुझे देखती जा रही थी।